हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपका कॉमर्स का एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है कंपनी लॉ। मीन्स कंपनी अधिनियम, जिसमें क्या है कंपनी से रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशंस, कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, कंपनी के टाइप्स के बारे में बताया गया है। कंपनी में कौन कौन से आर्टिकल्स बनते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें तैयार किए जाते हैं, क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, क्या क्या उसमें रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी होती हैं। इसके अंदर हम सारा ही पढ़ेंगे जो कि आपका कंपनी से रिलेटेड होता है। ये आपका कंपनी लॉ पार्ट 1 है, जिसमें हम कंपनी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरुआत करते हैं। लास्ट की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने आपका बिजनेस लॉ पार्ट 1 है वो कंप्लीट करवा दिया है। अब की जो प्लेलिस्ट है इसमें हम आपका कंपनी लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी लॉ जैसे कि नाम से ही पता है, कंपनी लॉ, कंपनी से जुड़े लॉ। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करते हैं, जिसमें आता है मीनिंग ऑफ कंपनी। कि जो आपकी कंपनी होती है उसका मीनिंग क्या होता है, क्या अर्थ होता है कंपनी का। अ कंपनी इज वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ अ फ्यू पर्सन्स फॉर्मड फॉर प्रॉफिट whose capital is divided into transferable limited liability shares and whose registration in corporation is subject to the Companies Act as an artificial person। कि जो क्या है, कंपनी एक लाभ कमाने वाली क्या है, संस्था है। लाभ कमाने वाली कौन सी संस्था है, ऐच्छिक संस्था। वॉलेंट्री एसोसिएशन है, जो कुछ पर्सन क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, किसके लिए, लाभ कमाने के लिए, जिसकी पूंजी क्या है, ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल है, और जिसका जो रजिस्ट्रेशन है और इनकॉर्पोरेशन है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में होता है। अगर सिंपल भाषा में कहें कि जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसका रजिस्ट्रेशन या उसका इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, और ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है जो कुछ पर्सन मिलकर क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, किस उद्देश्य से, प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से। इसकी डेफिनेशन दी है इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्मड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एन एग्जिस्टिंग कंपनी। एग्जिस्टिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। ये क्या कहता है कि कंपनी से आशय इस अधिनियम के अधीन, मीन्स ये जो एक्ट है, ये जो एक्ट है या तो इसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसका पिछले किसी लॉ के द्वारा क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है या इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो वो क्या होता है, आपका कंपनी होता है। तो ये डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट। उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं कि जो आपकी कंपनी होती है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट आता है इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, कि जो आपकी कंपनी होती है वो क्या होती है, एक समामेलित संघ होती है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है, जिसका रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन किसके द्वारा किया जाता है, लॉ के द्वारा किया जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आर्टिफिशियल पर्सन, कि जो आपकी कंपनी होती है वो क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कृत्रिम व्यक्ति होती है, अदृश्य शक्ति होती है, जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। इसे केवल महसूस किया जा सकता है कि हाँ एक कंपनी है, एक संस्था है। ठीक है, तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। उसके बाद आता है सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व, की जो कंपनी होती है उसकी अपनी ही एक क्या होती है, लीगल एंटिटी होती है, अपना ही उसका क्या होता है, एक वैधानिक अस्तित्व होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है परपेचुअल सक्सेशन, स्थायी अस्तित्व, कि जो कंपनी होता है उसका जो अस्तित्व होता है वो क्या होता है, स्थायी, स्थायी होता है, परपेचुअल होता है,
इट मीन्स मान लीजिए कि अगर आपकी जो कंपनी है उसमें बहुत सारे पर्सन्स क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर उनमें से किसी भी पर्सन की या तो मृत्यु हो जाती है या कोई पर्सन दिवालिया हो जाता है, तो जो कंपनी है उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ता, वो लगातार काम करती रहती है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है कॉमन सील, कि जो कंपनी होती है उसका अपना कोई साइन नहीं होता, उसके कोई हस्ताक्षर नहीं होते, कोई सिग्नेचर नहीं होता, उसकी अपनी एक कॉमन सील होती है, सारा मुद्रा होती है जो उसके साइन का क्या करती है, काम करती है, उसके सिग्नेचर का काम करती है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी, कि जो कंपनी होती है उसमें जो पर्सन काम करते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। मीन्स जितने शेयर्स हैं वहीं तक ही क्या होती है, उनकी जो लाइबिलिटी है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। अगर जो आपकी कंपनी है उसका उसकी समाप्ति करनी है, उसका समापन करना है, अगर उसके बाद आपके दायित्व बचते हैं, मीन्स संपत्तियों को, जो भी आपके एसेट्स हैं उनको बेचने के बाद भी जो आपके लाइबिलिटीज बचती हैं, तो उनका भुगतान जो आपके मेंबर्स होते हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पे उनका सीमित दायित्व है। मीन्स जो भी लाइबिलिटी की पेमेंट होगी वो सिर्फ जितनी एसेट्स हैं या जितने शेयर्स हैं वहीं तक होगी। इसके लिए जो आपके मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ा जाएगा। उसके बाद आता है सेवंथ पॉइंट आता है नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की संख्या, की जो कंपनी होती है उसमें मेंबर्स की जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। जैसे आपकी प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम संख्या है 2, कम से कम 2 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 200, ठीक है। और जो आपकी सार्वजनिक कंपनी जो होती है, पब्लिक कंपनी जो होती है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो मिनिमम 7 होने चाहिए और ज़्यादा से कोई उसकी लिमिट नहीं है। तो ये क्या कहता है कि जो मतलब कि आपके नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ होने चाहिए। उसके बाद 8th पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट, प्रतिनिधि प्रबंध। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो मतलब कि आपके शेयर होल्डर्स होते हैं वो बहुत मतलब कि ज़्यादा पास के नहीं होते, मीन्स बहुत दूर दूर के होते हैं, या उनकी एक से ज़्यादा कंपनी है, तो उनको सभी कंपनियों पर क्या देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, उनकी कंपनी आराम से चलती रहे, मीन्स उसका जो संचालन है वो सही तरीके से चलता रहे, उनकी कंपनी अच्छे से वर्क करती रहे, तो वो क्या करते हैं, खुद की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं जो उनका प्रतिनिधि होता है, जो क्या करता है, जो सारे काम करता है, जो कंपनी का संचालन करता है शेयर होल्डर की तरफ से। उसके बाद 9th पॉइंट आता है लिमिटेड ऑफ एक्शन, कार्य क्षेत्र की सीमाएं, कि जो मतलब कि आपका कंपनी होती है उसके जो कार्य करने की जो सीमा होती है वो आपका मेमोरेंडम जो एसोसिएशन होता है, जो पार्सल सीमा नियम होते हैं उसके अंदर दी होती है। मीन्स जैसे ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, MOA में जैसे आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, वैसे ही उसके कार्य करने की कार्य का जो क्षेत्र होता है वो भी उसका वैसा ही होता है। उसके बाद आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, अंशों का हस्तांतरणशीलता, कि जो आपकी कंपनी होती है उसके अंदर जो शेयर्स होते हैं उनको स्वतंत्रता पूर्वक, मीन्स इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जो भी मतलब कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास जो शेयर्स होते हैं वो इजीली इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। अपने जो भी उनके शेयर्स होते हैं वो किसी दूसरे पर्सन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और ऐड हो सकता है, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की समाप्ति। ये पॉइंट क्या कहता है कि जो कंपनी होती है इसका जो निर्माण होता है वो भी लीगली होता है और इसका जो टर्मिनेशन होता है वो भी लीगली होता है।
जिस प्रकार से इसकी बर्थ होता है, इसका स्टेब्लिशमेंट होता है, इसका टर्मिनेशन भी, इसका जो समापन है, डिसोल्यूशन है, वो भी उसी हिसाब से होता है। तो ये आपकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी कंपनी की। आगे आपका एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसे कॉरपोरेट वेल के नाम से जाना जाता है। जैसे समामेलन का पर्दा उठाना, मीन्स समामेलन का आवरण उठाना। समामेलन का पर्दा क्या होता है कि जो आपके कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो उनकी जो एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है, उनका जो अस्तित्व होता है वो पृथक होता है, कंपनी से पृथक होता है। कंपनी की अपनी एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है ना, तो उससे अलग होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कंपनी के अंदर जो मेंबर्स जो काम कर रहे हैं, जो प्रबंधक आपके काम कर रहे हैं, मैनेजर जो होते हैं, या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो संचालक होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, एक पर्दा होता है। तो जब मतलब कि आपका कोई संचालक मीन्स डायरेक्टर या कोई प्रमोटर प्रवर्तक या आपका मैनेजर कोई ऐसा काम करता है जो कि कंपनी अधिनियम के क्या माना जाता है, विरुद्ध माना जाता है, या जो मतलब कि आपके मेंबर्स होते हैं या कोई और पर्सन होता है उनके साथ क्या करता है, किसी भी तरह का फ्रॉड करता है, धोखा करता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो कोर्ट होता है, जो न्यायालय होता है, ट्रिब्यूनल जो होता है, वो ये ऑर्डर देता है कि जो भी मतलब कि आपका कॉर्पोरेट जो वेल है, समामेलन का जो पर्दा है, उसे बीच में से हटाया जाए और उस पर्दे के पीछे जो भी मतलब कि दोषी जो व्यक्ति हैं जिन्होंने फ्रॉड की है या जिन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो कि लॉ के क्या था, अगेंस्ट था, उन व्यक्तियों को क्या किया जाए, पर्दे से बाहर लाया जाए। और जिनके साथ मेंबर जो भी मतलब कि आपके मेंबर्स हैं या कोई पर्सन है जिनके साथ धोखा हुआ है, उनको उनके सामने लाया जाए। तो ये जो बीच में से जब उनके जो असली जो रूप है, जो भी मतलब कि दिखता है, वो जो बीच में जो पर्दा होता है, जब वो हट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, समामेलन का पर्दा उठाना, मीन्स लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। मैंने इसके बारे में कुछ दिया है जो कि आपके डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ग्रोवल ने क्या कहा है, व्हेन द स्टेटस रीच द इंडिविजुअल मेंबर्स बिहाइंड द amalgamated personality ignoring the separate legal existence of the company, then it is said to remove the veil of incorporation। क्या कहता है कि जब राजनियम कंपनी के जो मतलब कि पृथक वैधानिक अस्तित्व की अपेक्षा करके जो भी आपके इंडिविजुअल जो मेंबर्स होते हैं, जो भी आपके जो आपका अमेलगामेटेड जो पर्सनैलिटी होती है, उसके पीछे क्या है, जो भी मतलब कि छिपा हुआ है, जो भी दोषी व्यक्ति है, उसको सामने लाया जाए, उस पर्दे के पीछे से उसे निकाला जाए, जिसे क्या कहते हैं, समामेलन के आवरण को हटाना कहते हैं। मीन्स जो दोषी पर्सन है उसको मेंबर्स के सामने लाया जाए। जो भी आपके मैनेजर्स हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है, जिन्होंने धोखा किया है, जिन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो कानून के लॉ के अगेंस्ट है, उनको पर्दे से आगे लाया जाए, जिसे क्या बोला जाता है, समामेलन के आवरण को हटाना बोला जाता है, जिसे क्या कहते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कहते हैं। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था। अब इसकी कुछ एग्जाम्पशंस दी गई हैं, कुछ अपवाद इसके दिए गए हैं। फर्स्ट आता है एग्जाम्पशन ऑफ प्रिंसिपल अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, मीन्स वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन इसके क्या क्या अपवाद हो सकते हैं। फर्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स बिलो स्टेटमेंट, सदस्यों का वैधानिक न्यूनतम संख्या से कम होना। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि मान लीजिए जो कंपनी है वो क्या कर रही है कि जो मेंबर्स हैं उनकी जो संख्या थी, नंबर ऑफ मेंबर, जैसे हमने पढ़ा था कि जो आपके निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसमें कम से कम 2 होनी चाहिए, और जो पब्लिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, उसमें 7 होनी चाहिए। अगर उनकी जो नंबर्स जो हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, वो 2 या 7 से कम है, उसके बाद भी कंपनी चल रही है, ठीक है, 6 महीने तक लगातार चल ही रही है,
तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में उस कंपनी को तो बंद किया जा सकता है, उसको अगेंस्ट केस तो फाइल होगा ही, साथ में जो मतलब कि उसके मेंबर्स होते हैं जो ये काम कर रहे हैं उनको भी सामने लाया जाता है। वो कैसे लाया जाता है, कॉर्पोरेट वेल को उठा दिया जाता है और उनको भी, जो दोषी व्यक्ति होते हैं जो ये काम कर रहे थे, वो उनको भी सामने लेके आया जाता है। उसके बाद आता है फॉर इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप ऑफ द होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, सूत्रधारी और सहायक कंपनी के संबंध स्थापित करने के लिए। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो होल्डिंग कंपनी होती है वो क्या करती है, खुद के लिए एक सब्सिडरी कंपनी की क्या करता है, निर्माण करती है। तो वो क्या करती है, जो भी मतलब कि उसकी सब्सिडरी जो कंपनी होती है उसकी अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है, उसका अपना ही पृथक अस्तित्व होता है। और जो मतलब कि आपका जो ट्रिब्यूनल होता है, जो न्यायाधिकरण होता है, वो जो कॉर्पोरेट वेल उठाते हैं वो इसलिए उठाते हैं कि जो आपकी होल्डिंग कंपनी है और जो सब्सिडरी कंपनी है उनके बीच में वैसा रिलेशन है या नहीं है, वैसा संबंध है या नहीं है जैसे कि होना चाहिए। इसलिए उनके बीच से क्या होता है, कॉर्पोरेट वेल को उठा दिया जाता है, लिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इन्वेस्टिगेटिंग द वर्क ऑफ द कंपनी, कंपनी के कार्यों का अन्वेषण। अब इसमें क्या है, इसमें जो भी आपके कंपनी होती है उनके जो काम, जो वो काम करते हैं उनका क्या किया जाता है, उनका अन्वेषण किया जाता है, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि जो मतलब कि काम है वो इलीगल तो नहीं है, या किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं है, या जो लॉ है उसके अगेंस्ट तो नहीं है, या जो मतलब कि मेंबर्स हैं उनके साथ धोखे से उनसे काम करवाया जा रहा है। तो इस सब को पता लगाने के लिए जो कॉर्पोरेट वेल है उसको उठा दिया जाता है और जो भी मतलब कि कंपनी जो काम कर रही है उसके अन्वेषण किया जाता है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इन केस ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, कि मान लीजिए कि अगर जो व्यापार है वो कौन सी दशा में है, वो कपटपूर्ण दशा में है, वो फ्रॉडलेंट है, ठीक है। तो इसको भी पता लगाने के लिए कि जो आपका व्यापार है, जो ट्रेडिंग है, वो फ्रॉडलेंट है या नहीं है, कपटपूर्ण है या नहीं है, इस सब का पता लगाने के लिए भी जो कॉर्पोरेट वेल है उसको उठाया जाता है, ताकि पता लगाया जा सके कि कंपनी जो व्यापार कर रही है वो कपटपूर्ण उद्देश्य से तो नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन डिस्क्लोजर और डिस्क्रिप्शन कंपनीज नेम, कंपनी का नाम प्रकट न करना अथवा गलत वर्णन करना। कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो क्या करती है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी काम में वो अपना जो उसका जो नाम होता है वो अच्छी तरह से नहीं बताती, या उचित ढंग से उसका उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं करती, अपना नाम सही नहीं लिखती, किसी तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन करती है। तो क्या होता है, उस नाम का भी सही पता लगाने के लिए कॉर्पोरेट वेल को क्या किया जाता है, उठाया जाता है। उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेटिंग कंपनीज ओनर, कंपनी के स्वामित्व की जांच। इसमें क्या है कि जो मतलब कि आपकी पब्लिक जो कंपनी होती है उसमें जो होता है उसमें कुछ ओनरशिप आपकी जो केंद्रीय सरकार होती है उसका होता है। तो कभी कभी जो आपकी केंद्रीय सरकार जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, वो क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है कि जो कंपनी है उसके ऊपर एक्चुअल जो ओनरशिप है वो किसकी होती है। तो इन सब को देखने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टिगेट करती है। उसके बाद सेवंथ पॉइंट आता है फॉर नॉट रिटर्निंग एप्लीकेशन मनी। इसमें क्या है कि इसमें किसकी जांच की जाती है कि जो भी एप्लीकेशन मनी था, मीन्स जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको प्राप्त हो गया है या ओवर सब्सक्रिप्शन आपको प्राप्त हुआ है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, जितना एप्लीकेशन अलॉट होती हैं उतना मनी रख लिया जाता है, बाकी क्या कर दिया जाता है, वापस
कर दिया जाता है। लेकिन एक केस और होता है कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमने रखा था उतना हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो जितनों ने अप्लाई किया था, जितने भी एप्लीकेशन मनी थी, उनकी जो मनी है वो क्या कर दी जाती है, रिटर्न कर दी जाती है। ये इसमें जांच की जाती है कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का ना आने पर एप्लीकेशन की जो मनी है वो वापस की है या नहीं की है। उसके बाद आता है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण में मिथ्या वर्णन, कि जो प्रोस्पेक्टस जो तैयार किए गए हैं, जो कंपनी के प्रोस्पेक्टस जो बनाया गया है, जिसके बेस्ड पे जो पब्लिक के जो शेयर्स हैं वो क्या किए जाते हैं, परचेज किए जाते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि उसमें किसी भी तरह की मिस रिप्रेजेंटेशन ना की गई हो, इसलिए इसकी क्या की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेप्शंस ऑफ प्रिंसिपल अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, मीन्स प्रोटेक्शन। क्या कहता है कि जो आपका न्यायिक जो होता है, न्यायिक व्याख्या के अधीन जो आपका प्रिंसिपल है उसके क्या क्या अपवाद हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, राजस्व की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ रिवेन्यू, कि अगर जो कंपनी है उसका जो निर्माण है, उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कई प्रकार के जो टैक्स होते हैं उनसे बचने के लिए की गई है। तो इस केस में भी अगर ये पता चलता है कि जो मतलब कि कंपनी का जो निर्माण है, कंपनी को जो इस्टेब्लिश किया गया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए किया गया है, तो इस केस में भी कॉर्पोरेट वेल को उठाया जा सकता है, ताकि कंपनी का जो मतलब कि कंपनी जो है उसके बारे में सही सही पता लगाया जा सके। उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कॉन्डक्ट, मीन्स कपट या अनुचित आचरण की रोकथाम। ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर ये माना जाता है कि जो कंपनी है उसका जो इनकॉर्पोरेशन जो किया गया था वो कपट या अनुचित आचरण से किया गया था, मीन्स किसी फ्रॉड के कारण किया गया है या इम्प्रॉपर तरीके से किया गया है, तो इस केस में क्या है, इस केस में जो मतलब कि उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो सेपरेट जो लीगल एंटिटी होती है उनको रोक दिया जाता है। इसमें इस केस में क्या होता है कि जो कंपनी है, जो मेंबर्स हैं, उनको एक ही मान लिया जाता है और ये जांच की जाती है कि जो इनकॉर्पोरेशन जो कंपनी का किया गया है वो इम्प्रॉपर तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है, फ्रॉड से किया गया है या नहीं किया गया है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द एनिमी कैरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के शत्रु चरित्र का निश्चय करना, कि मान लीजिए एक कंपनी है, उसके जो भी करैक्टर जो होता है उसके बारे में इसमें पता किया जाता है कि जो आपकी जो कंपनी है उसमें जो काम करने वाले जो मेंबर्स हैं या उसके जो शेयर होल्डर्स हैं या जो प्रमोटर्स हैं या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं, वो उनका जो रिलेशन है वो किसी विदेशी शत्रु के साथ तो नहीं है। इस पॉइंट में ये पता किया जाता है कि जो कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो किसी विदेशी जो भी उनका मतलब कि जैसे एक देश है उसका जो शत्रु देश है वो उसमें से नहीं होना चाहिए, या कंपनी जो है वो किसी शत्रु देश की ना हो, कि इस देश का जो पर्सन है वो किसी शत्रु देश में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, या किसी शत्रु देश का व्यक्ति इस कंपनी में काम ना कर रहा हो, तो उसके करैक्टर को देखा जाता है कि जो कंपनी जो है वो किसी शत्रु देश से, किसी एनिमी कंट्री से संबंध तो नहीं रखती है। तो ये आपकी कुछ कंडीशंस थी, कुछ सिचुएशन थी जहाँ पे जो मतलब कि आपका जो कॉर्पोरेट जो वेल होता है, समामेलन का जो पर्दा होता है उसे उठाया जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें समापेलन का पर्दा उठाया जा सकता है, जिसमें हमने दो टाइप के आपके किए हैं। फर्स्ट आता है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और दूसरा आपका क्या है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हमने आपका कंपनी लॉ जो सब्जेक्ट है कॉमर्स का उसके हमने स्टार्टिंग की है, जिसमें हमने कंपनी का मीनिंग पढ़ा, उसके डेफिनेशन पढ़ी, उसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया,
और उसके बाद हमने एक टॉपिक और पढ़ा, कॉर्पोरेट वेल, समामेलन का पर्दा। उसको कैसे उठाया जाता है, किन कंडीशंस में उठाया जाता है, किन सिचुएशन में उठाया जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।